नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये एक बार सीख लिया, ये वीडियो देख लिया ना, तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। और ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। दोस्तों पावर फैक्टर सबसे पहला तो है क्या? पावर फैक्टर जो है वो एक प्रकार का रेशियो ऑफ वर्किंग पावर है। अभी वर्किंग पावर यानी क्या और रेशियो का मतलब क्या है? तो जनरली पावर का मतलब तो पावर होता है, वो तो मालूम है। फैक्टर का मतलब है रेशियो, रेशियो ऑफ वर्किंग पावर। अभी वर्किंग पावर ही क्यों मैंने बताया, अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे रहेंगे बियर के ग्लास के, बराबर है। उसमें आपने ये देखा रहेगा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सप्लेन किया रहेगा कि ये जो है वो अपना बियर है, ये उसका फर्म है, बराबर है। तो ये हमारे लिए मेन है, ओके। और ये जो है वो खाली फर्म है, ये हमारे लिए वेस्टेज है, हमारे लिए कुछ ये मतलब इसको पी नहीं सकते, ना ही इसको कुछ, ये तो उड़ जाएगा हवा में, करेक्ट। तो ये हमारे लिए वेस्टेज है। लेकिन ग्लास का इतना हिस्सा तो हमारा भरा हुआ है इसकी मदद से, बराबर है। तो जो यूजफुल पावर इसको बोलेंगे, ये जितना पावर हम लोग ने यूज करने वाले वो हमारे लिए यूजफुल पावर कहलाएगा। इसके अलावा जो वेस्ट की हुआ जो पावर है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये वेस्टेज पावर भी ज़रूरी है और इसको हम बोलेंगे वेस्ट पावर, और ये दोनों को मिला के बोलेंगे डिमांडेड पावर। क्या बोलेंगे? डिमांडेड पावर। और इसी के रेशो को हम लोग बोलेंगे वर्किंग पावर। और थोड़ा डिटेल में इसको रेशो को समझना है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है उसको हम लोग एक्टिव पावर बोलेंगे। ये वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? एक्टिव पावर। ये जो फर्म है जो हमारे लिए नहीं काम का है उसको बोलेंगे रिएक्टिव पावर। और ये दोनों को मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। और इसी का ही रेशो बनता है। रेशो कैसे बनता है? तो रेशो है पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर, यानी कि ये जो एक्टिव पावर या रियल पावर या ट्रू पावर वो उसको बोलेंगे ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर। ये क्या होगा? डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, यानी कि टोटल जो ग्लास है उसको हम बोलोगे अपेरेंट पावर। लेकिन हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई एक्टिव पावर कितना है और उसमें से वेस्ट वाला पावर कितना है, यूजफुल पावर कितना है, वेस्ट वाला पावर कितना है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव पावर का रेशियो निकाल के एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर जब भी करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा भाई इतना पावर हमारा वेस्टेज वाला पावर हम लोग ने फुकट का बिजली का बिल दे दिया। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। जितना कम रहेगा ये हिस्सा उतना पावर फैक्टर अच्छा माना जाता है, जितना ज़्यादा ये हिस्सा रहेगा उतना पावर फैक्टर हमारा खराब माना जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि अपेरेंट पावर यानी कि टोटल हो गया, रिएक्टिव पावर हमें ढूंढना है, वो ही हमें पावर फैक्टर बताएगा, और एक्टिव पावर जो रहेगा वो हमारा ट्रू पावर है। अगर मान लो ये ग्लास में फर्म रहेगा ही नहीं, खाली एक्टिव पावर है, ये क्या है? खाली एक्टिव पावर है, उसमें रिएक्टिव पावर है ही नहीं, तो टोटल अपेरेंट पावर जो रहेगा, बराबर है, वो ज्यादा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। याद रखिएगा पावर फैक्टर हमेशा 0 और 1 में ही रहता है। किस में रहता है? 0 और 1 में ही रहता है। क्यों ऐसा? अभी मान लो कि मैं बोलूँगा कि ये जो है, अभी इसकी बात करें सबसे पहले, ये मेरा एक्टिव पावर है और ये मेरा अपेरेंट पावर है इतना। तो ये अपेरेंट पावर यानी कि ये पूरा टोटल डिवाइड बाय ये करेंगे तो आपको रेशो मिलेगा 0 या 1 के बीच में। 0 मिलेगा या तो 0.1 मिलेगा, 0.2 मिलेगा, 0.2 मिलेगा, 0.3, 5, 4, 6 जो भी है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। अगर इस टाइप में रहेगा तो 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें रिएक्टिव पावर है ही नहीं ना, ये और ये इक्वल टू 1 हो गया। जब ये 1 होता है ना, जिसमें रिएक्टिव पावर बिल्कुल नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि बहुत ही बेहतरीन पावर फैक्टर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता रिएक्टिव पावर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो रिएक्टिव पावर रहता ही है। क्यों? आगे मैं बताऊंगा उसका रीजन। लेकिन ये जो 1 मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपका खाली रजिस्टिव लोड है तो ही खाली आपको यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा, वरना आपको जो मिलता है 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर लॉसेस भी बोला जाता है, या नॉर्मल पावर फैक्टर भी बोला जाता है। इसको अगर मैं आपको डेमोग्राफिक के हिसाब से बताऊँ या एक चार्ट के हिसाब से दिखाऊँ, तो अगर आपका रियल पावर जितना भी है, ओके, और रिएक्टिव पावर इस तरीके से इंडिकेट किया, ये रियल पावर है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जो हमारे लिए मेन पावर है वो है। रिएक्टिव जो हमारे लिए वेस्टेज वाला पावर है वो ये है।
अगर वेस्टेज वाला कम हो गया तो अपेरेंट पावर भी रेशियो उसका नीचे आएगा। जितना कम उतना बेहतर माना जाता है। रिएक्टिव पावर जितना कम उतना हमारा जो है पावर, रियल पावर बेहतर माना जाएगा। अगर जितना रिएक्टिव पावर ज्यादा तो अपेरेंट पावर हमारा बढ़ते जाएगा, बिजली का बिल बढ़ते जाएगा, लेकिन कंजम्पशन हमारा उतने का उतना ही रहने वाला है। समझ में आ रही बात? मतलब आप पावर इस्तेमाल कर रहे इतना, लेकिन ये आपका पावर वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली का बिल आपको इतना बढ़ा आ रहा है। अगर ये मैं कम कर दूं तो बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं पावर फैक्टर। समझ में आया? तो रिएक्टिव पावर जितना कम उतना पावर फैक्टर आपका कम माना जाएगा। तो जितना 1 में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही हमेशा पावर फैक्टर आता है, तो जितना 1 की सीरीज में आएगा उतना ज्यादा बेहतर माना जाता है आपका पावर फैक्टर। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के अंदर और डिटेल में जाना है और डिटेल में देखना है, समझना है, तो यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। वो 2 वीडियोस आप देख लीजिए तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको पावर फैक्टर के बारे में। इतना क्लियर है? अभी मैं बात करता हूँ भाई, ये रिएक्टिव तो जरूरी है, वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बताता हूँ। तो हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है, इलेक्ट्रिकल के भी है, अभी हम लोग ने पीएलसी का चालू कर दिया, आरएलसी चालू कर दिया है, मोटर रिवाइंडिंग है, सोलार का कोर्सेज है, एयर कंडीशन रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे, ऑटो कैड के भी कोर्सेज है, रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा टैली, कंप्यूटर बेसिक्स, एडवांस एक्सेल जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करना है तो मोबाइल में केवल एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज की चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं कि ये रिएक्टिव पावर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जो साइन वेव डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको साइन वेव भी बोल सकते हैं या साइकिल बेस भी डायग्राम बोल सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 230 वोल्ट आता है, बराबर है। और वो कौन सा रहता है, एसी रहता है या डीसी? जाहिर सी बात है कि एसी सप्लाई हमारे घरों में आता है। तो एसी सप्लाई का फंडा क्या है कि ये एक पल पॉजिटिव होगा और एक पल नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता है। कितने बार होता है? 1 सेकंड में 50 बार। इसका हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज। इसलिए हमारे घरों की जो या इंडिया में जो चलती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती। इतना क्लियर है? यहां पे वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ में डालता है। ये देखिए, ये वोल्टेज है, ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है वोल्टेज है, और करंट, ये दोनों साथ में पसार होते हैं। ओके, इतना क्लियर है? चलिए, लेकिन अभी हमारे घरों में जो लोड हम लोग यूज करते हैं, जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, वो 3 प्रकार की चीजें रहती है। एक रहता है रजिस्टिव लोड, जिसमें हमारे जैसे इंडक्शन चूल्हा आ गया, लाइट आ गया, फिर टीवी आ गया, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे? रजिस्टिव लोड। तो हमारे घरों में तो रहता ही है ना रजिस्टिव लोड। टीवी हो गया, अभी लाइट्स तो हर एक घर में रहेगी, बराबर है, बिजली के बल्ब रहते हैं छोटे मोटे, तो ये सब रजिस्टिव लोड कहलाता है। दूसरा रहता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जिसमें मोटर्स का प्रयोग होता है, अभी जैसे कि पंखा हो गया, फिर आपके घरों में वॉशिंग मशीन रहेगा, बराबर है, या कूलर रहेगा या फैन रहेगा, जहां पे भी मोटर का प्रयोग होता है वो है इंडक्टिव लोड। कैपेसिटी लोड भी रहता है लेकिन वो बहुत कम जगह पे यूज होता है। इंडक्टिव लोड को ही कैपेसिटी लोड के साथ में कनेक्ट करके हम लोग यूज करते हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूं कैसे। मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला हमारे लिए रिएक्टिव पावर भी इंपॉर्टेंट, जो वेस्ट वाला पावर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव लोड की वजह से। अगर इंडक्टिव लोड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने ही नहीं देंगे तो चलेगा ही नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो हमारे लिए तो वेस्टेज है ना, लेकिन वो मोटर के लिए जरूरी है। इसके लिए हमारे लिए इंडक्टिव लोड, अगर आपको चलाना है, पंखा चलाना है या मोटर चलाना है, तो आपके लिए वेस्टेज पावर भी जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना भी जरूरी पड़ेगा ना, वरना वो चलेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? इसके लिए वहां पे हमारा पावर फैक्टर मेजरली रोल प्ले करता है। अगर मान लो खाली रजिस्टिव लोड आप घर में चला रहे हो, खाली बल्ब चला रहे हो, लाइट्स चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, तो उसमें कोई मोटर्स है ही नहीं, कोई इंडक्टर लगे हुए ही नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? खाली रजिस्टिव लोड। उस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, उस केस में यूनिटी पावर फैक्टर रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ में आगे बढ़ रहे, कोई आगे पीछे नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब लोग आराम से चल रहे हैं, बराबर है, ये दोनों ही आराम से चल रहे हैं, वोल्टेज और करंट।
तो इसको क्या लगेगा, यूनिटी पावर, इसमें कोई पावर फैक्टर का मसला ही नहीं आएगा। लेकिन जब भी आप इंडक्टिव लोड चलाते हो, इंडक्टिव लोड को मैंने आपको बताया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है, वो तो हमारे लिए वेस्ट है, हमको तो पावर से मतलब है ना। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसको पावर मतलब करंट की जो जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो यहां पे क्या होता है, वो करंट ज्यादा खींचता है। तो यहां पे आप देखेंगे वोल्टेज पीछे रह गया और करंट आगे बढ़ गया। वोल्टेज आप देखिए, वोल्टेज पीछे है और करंट आगे बढ़ गया, बराबर है। वोल्टेज के साथ में होना चाहिए करंट को। ये इंडक्टिव लोड की वजह से तो जो लैगिंग पावर फैक्टर, जो आप बोल सकते हैं ना लैगिंग पावर फैक्टर हो गया, यहां पे पावर फैक्टर बढ़ गया। ये हमारे लिए वेस्टेज है इतना। सर में ये दोनों का जो डिफरेंस है बीच में, वो हमारे लिए वेस्टेज हो गया। तो यहां पे पावर फैक्टर रोल प्ले करता है। और इसका विपरीत अगर मैं बात करूं कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटिव अगर सर्किट रहेगा, कैपेसिटिव लोड रहेगा, तो आपका वोल्टेज आगे बढ़ जाएगा, करंट पीछे रह जाएगा। समझ में आ रही बात? यहां पे आप देख सकते हैं करंट है और ये वोल्टेज है। तो यहां पे आप देखिए, ये वोल्टेज पीछे था, करंट आगे था, और कैपेसिटिव लोड में करंट पीछे, वोल्टेज आगे बढ़ गया। इसके लिए आपने देखा रहेगा कि कैपेसिटर का यूज होता है बहुत सारी सर्किट्स में। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इक्वल करने के, पावर फैक्टर को जितना हो सके कम से कम रखने के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ बढ़ाने के लिए। जितना यूनिटी पावर फैक्टर में बढ़ेगा तो वेस्टेज उतना ही कम होगा। समझ में आ रही है बात? तो हमारे घर में जो लोड रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। अक्सर हम लोग 2 ही प्रकार के लोड यूज करते हैं, रेजिस्टिव और इंडक्टिव। ठीक है, कैपेसिटिव लोड बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कैपेसिटर को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पावर फैक्टर को बचाने के लिए। आपने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स वगैरह रहते हैं, कंपनीज में देखा रहेगा इस टाइप के कैपेसिटर्स लगाते हैं वो लोग पैनल्स के अंदर। ये कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? उस यही कारण है कि पावर फैक्टर को, जो पावर फैक्टर है उसको प्रॉपर यूनिटी करने के लिए, पावर फैक्टर को प्रॉपर यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए, मतलब एकदम प्रॉपर करने के लिए। कभी कभी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं, मालूम है कि बाजार में आप जाओगे, कोई मेले वगैरह में जाओ, वहाँ पे लोग बैठते हैं कि ये डिवाइस लगाओ, आपका बिजली का बिल 40% कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा, लाखों रुपए की बचत होगी। हालांकि उतना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? ये ऐसा डिवाइस लगाने पर थोड़ा सा फर्क, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फर्क पड़ता है? क्योंकि इसके अंदर भी खाली कैपेसिटर ही लगाया रहता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओपन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन सप्लाई है ना, उसके साथ में ऐसे कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर से क्या होगा, मैंने जैसे बताया, इंडक्टिव लोड रहेगा तो ये करंट आगे भाग जाएगा, और कैपेसिटिव लोड से करंट पीछे आ जाएगा। तो ये दोनों को इक्वल रखने की कोशिश करेगा, यानी कि जितना हो सके रियल पावर रहेगा, रिएक्टिव पावर को कम करता है हमारा कैपेसिटर, जिसकी वजह से आपको जो बिजली का बिल आता है वो प्रॉपर आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि आपका बिजली का बिल सेव नहीं होता है, वो जो वेस्टेज हो रहा है वो कम कर देगा। समझ में आ रही बात? आई थिंक अभी आपको पावर फैक्टर क्लियर रहेगा। मैंने बहुत ही आपको डिटेल में बताने की कोशिश की पावर फैक्टर के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर पर मुझे हाई का मैसेज डाल दे, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।